ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ, DNR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2018 वॉज एज फॉलोज. पर्टिकुलर्स. स्टॉक इसमें जाता है ना इंक्रीज और डिक्रीज में. परचेस, परचेस में. सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स में से लेस करते, तो एक मार्किंग कर देने का सेल्स पे. ठीक है, और इधर भी एक मार्किंग किया मैंने. डेटस, डेटस में जाएगा वेजेस, पर्सोनल एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स में भी ये एक्चुअली टेंजिबल में जाता है, तो इसको हम लोग टेंजिबल में लिखेंगे. मशीनरी ऑल्सो टेंजिबल. एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years, सेलिंग एक्सपेंस. और ये है ना, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं. ये 4 साल का है ना, तो एक एडजस्टमेंट में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है. सैलरी, पर्सोनल एक्सपेंस. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑल्सो पर्सोनल, क्योंकि प्रोविडेंट फंड अपना स्टाफ के लिए होता है ना, तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो पर्सोनल में जाता है. इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस. कैश इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. और ड्राइंग्स जो है वो लेस करना है कंट्रीब्यूशन में से. ठीक है, इसमें ये 2-3 चीज़ें नया है. एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में कैपिटल डी और आर का कंट्रीब्यूशन में जाएगा. कमीशन अदर इनकम है. रेंट भी अदर इनकम है. मिसिलिनियस भी अदर इनकम है. सेल्स इज नेट टर्नओवर. परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा. ठीक है, फिर डिस्काउंट ऑल्सो अदर इनकम. प्रोविडेंट फंड इज अदर लाइबिलिटी. प्रोविडेंट फंड मतलब वर्कर्स का जो फंड का पैसा है ना, वो अदर लाइबिलिटी में जाएगा. अदर लाइबिलिटी अपने को एक नया बनाना पड़ेगा. अभी तक हम लोग ने अदर लाइबिलिटी बनाया नहीं है एक भी. राइट. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो अदर लाइबिलिटी. आरडीटी को अपने को लेस करना है. ओके, नहीं डेटर्स में से नहीं लेस होगा. डेटर्स में से एडजस्टमेंट वाला लेस होगा. जो वो इफेक्ट आएगा ना, उसमें से लेस करना है. ठीक है, देन क्रेडिटर्स इज क्रेडिटर्स. तो ये अपना ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया. अभी एडजस्टमेंट में देखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 25, मार्केट प्राइस 30. डी हैज़ टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज़. तो एक डी के कैपिटल पे और एक परचेस पे मार्किंग करना है. प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹100. तो एक मार्किंग इंश्योरेंस पे आएगा इस पे. उसके बाद में डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15% एंड मशीनरी बाय 20%. तो एक फर्नीचर पे और एक मशीनरी पे. और लास्ट में राइट ऑफ ₹400 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटस. तो डेटस पे मार्किंग करना है. ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए. बैलेंस शीट में एक चीज़ खाली नया आया है, दैट इज़ अदर लाइबिलिटी. ओके, तो ये बना दीजिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है. सब अमाउंट मिटा देता हूँ मैं. हाँ हाँ, लाइबिलिटी आप लोग को याद है ना अभी ये PCSSCO.
क्या हो गया? एक खाली एक्स्ट्रा है इसमें लायबिलिटी में, अदर लायबिलिटी, ओके, बाकी वही है जो पहले था। वो आ जाता है लेकिन। चलिए, जो लोग अभी आए ना वो लोग 2 पेज छोड़ दीजिए फॉर्मेट बनाने के लिए, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए डायरेक्ट, शेड्यूल टू अकाउंट, सॉरी, ओके। एसेट वाले में कोई चेंज नहीं है, खाली है ना आज के क्वेश्चन में लायबिलिटी वाले में एक हम लोग पहले इतना ही बना देते हैं ना एसएससी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें है जो किस में जाएगी, अदर लायबिलिटी में, ओके। इसके लिए अदर लायबिलिटी एक एक्स्ट्रा है, बाकी सेम फॉर्मेट है पहले के जैसा, ओके। शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। पहला शेड्यूल क्या आएगा बोलिए? कंट्रीब्यूशन। लिखिए जल्दी से हेडिंग, नंबर 1 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या लिखना है? सबसे पहले डी का कैपिटल, डी का कैपिटल कितना है? 15। इनर कॉलम में लिखिए 15, डी का कैपिटल 15। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, किस लिए छोड़ना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, ओके। अभी इसमें ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में सॉरी इसमें जो ड्राइंग्स दिया है पहले वो लेंगे। डी का ड्राइंग्स कितना है? 3500। तो यहाँ पे लिखने का लेस ड्राइंग्स 3500, लेस ड्राइंग्स 3500। और इसका एक ड्राइंग है ना एडजस्टमेंट में भी दिया है। कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में। उसने गुड्स विड्रॉ किया है ना, ओके। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट। डी हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये भी ड्राइंग्स है ना, तो इसको भी माइनस करने का, सिर्फ ब्रैकेट में लिखने का गुड्स, लेस ड्राइंग्स, ब्रैकेट में क्या आएगा? गुड्स। कितना था अमाउंट उसका? हाँ 500, तो इधर 500 लिख दीजिए, ठीक है। फाइनल टोटल हम लोग बाद में लिखेंगे। लेस ड्राइंग्स गुड्स का 500, फाइनल टोटल बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आर का कैपिटल, आर का कैपिटल भी 15 है ना, तो उसको भी लिखेंगे 15,000। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो लिखने के लिए, और उसमें से इसका ड्राइंग्स, इसका ड्राइंग्स कितना है? 1500। हाँ, तो ये ड्राइंग्स यहाँ पे लिखने का 1500, राइट। आउटर कॉलम में लास्ट में हम लोग अमाउंट निकालेंगे। मतलब अपना ये पहला वाला शेड्यूल कंप्लीट हो गया, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अभी सेम इसके हिसाब से जाके देखने का, कंट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन, राइट। क्रेडिट साइड में देखने का, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में हम लोग ने कुछ मार्किंग किया है क्या सिक्योर्ड लोन का? राइट, तो नहीं है ना। बैंक से लोन वगैरह मिलता है तो वो हम लोग मार्किंग करते हैं, तो सिक्योर्ड लोन का इसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो उसको डैश कर दीजिए, राइट। सिक्योर्ड लोन को डैश कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी क्वेश्चन में जाके चेक करने का, इधर क्रेडिट साइड में शॉर्ट टर्म बोरोविंग में बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, राइट। तो वो भी नहीं है ना बैंक ओवरड्राफ्ट भी, तो उसको भी क्या करेंगे? डैश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल। तो इसका एक नोट बनेगा, नोट नंबर या शेड्यूल नंबर 2, क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल।
क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल, ठीक है। चलिए क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल यहाँ पे देखने का, क्रेडिट साइड में एक ही दिया है ना शायद। क्रेडिटर्स कितना है? 20,000। तो यहाँ पे लिखिए क्रेडिटर्स 20,000, क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट में। और एक्चुअली स्टेटमेंट में लिखते वक्त है ना, आप लोग एक काम करो, ऊपर सिंगल अंडरलाइन और नीचे डबल अंडरलाइन सबके लिए करते जाओ। एक भी जाएगा ना तो उसको भी कर दीजिए, ठीक है ना। क्रेडिटर्स कितना? 20। तो यहाँ पे आ जाएगा ना क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। चलिए अभी इसमें एक चीज नया आया है, वो क्या है? अदर लायबिलिटी, ठीक है। तो अदर लायबिलिटी में लिखिए नोट नंबर 3, ओके। अदर लायबिलिटी में हम लोग ने क्या लिखा है? सी, ये जो प्रोविडेंट फंड दिया है ना, दिस कम्स अंडर अदर लायबिलिटी, राइट। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ये फंड क्रिएट करते हैं ना, आप लोग ने इसमें सीखा होगा टैक्सेशन में, ठीक है। इसके पहले वाले सेम में प्रोविडेंट फंड आता है ना, सैलरी वाले चैप्टर में, राइट। तो ये एक्चुअली प्रोविडेंट फंड है ना, वर्कर के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, ओके, ताकि वर्कर का रिटायर्ड लाइफ अच्छे से जा सके। तो ये फंड एक्चुअली लायबिलिटी है, क्योंकि वो किसको बिलोंग करता है? वर्कर को, राइट। तो लायबिलिटी साइड में लिखना है। और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा भी है ना, इन लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और इन्वेस्ट करके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी किसको देते हैं? वर्कर को ही बिलोंग करता है। तो ये दोनों भी किस में जाएगा? अदर लायबिलिटी में, ओके। दोनों का हेडिंग हम लोग ने यहाँ पे अदर लायबिलिटी लिखा है, उसमें लिखना है प्रोविडेंट फंड 2,000 रुपया, और उसका जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है ना, इसको एक काम करो, ये 2,000 को इनर में लिखो, फिर उसका इंटरेस्ट 200 रुपया है ना, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में 2,200 रुपया लिख दो, क्योंकि प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट उसी में चला जाता है। हमारा हेडिंग क्या है बेटा? हाँ, और कमीशन अदर इनकम है, अदर लायबिलिटी नहीं है। कमीशन अदर इनकम में ही लिखा है ना अभी तक हम लोग ने सारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। एनी डाउट? तो अदर लायबिलिटी में सिर्फ ये दो ही चीज है, दैट इज प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। दोनों मिला के कितना होता है? 2,200। ये 2,200 कहाँ लेके जाने का? स्टेटमेंट में 2,200, ठीक है। चलिए अभी नीचे आते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल बनाएंगे ना। अभी इसमें देखिए कैसे बनाना है, बताए। आपके पास 2 कॉलम ऑलरेडी हो गए ना, 2 कॉलम ऑलरेडी हो गए कि नहीं? हाँ, वो कॉलम में खाली नाम लिख दीजिए, एक कॉलम को नाम दीजिए डेप्रिसिएशन और एक कॉलम को नाम दीजिए WDV, ठीक है। एक डेप्रिसिएशन और एक WDV, राइट। और साइड में खाली एक छोटा सा किसका कॉलम बना दीजिए? ग्रॉस का। किसका कॉलम बनेगा? ग्रॉस का, ओके। बाकी जो है वो क्या किसके लिए रह जाएगा? पर्टिकुलर्स के लिए, राइट। 3-4 लाइन ही है उसमें, ज़्यादा नहीं है। और इनफैक्ट ग्रॉस में अगर लाइन नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ताकि फिर आपका वो कॉलम्स ये नहीं हो जाए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ग्रॉस, डेप्रिसिएशन, WDV, ओके।
अभी ये क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग कौन से लिखेंगे, टेंजिबल वाले। कौन से एसेट्स लिखेंगे, टेंजिबल। तो हेडिंग लिखिए टेंजिबल एसेट्स। इसमें क्या हेडिंग आएगा, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में अगर बिल्डिंग दिया है तो सबसे पहले बिल्डिंग आता है, राइट। मेरे ख्याल से नहीं है ना बिल्डिंग, सिर्फ क्या है, मशीनरी और फर्नीचर। तो ये दोनों को लिखिए, मशीनरी कितना है 30 और फर्नीचर कितना है 5। तो मशीनरी 30 और फर्नीचर 5000। मशीनरी 30,000 एंड फर्नीचर 5000। ठीक है। अभी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन देखेंगे, मशीनरी पे कितना परसेंट बोला है 20% और फर्नीचर पे कितना परसेंट बोला है 15%। तो कैलकुलेट करेंगे, मशीनरी पे 20% और फर्नीचर पे 15%। फर्नीचर पे 15% कितना आया 750। ठीक है ना। अभी WDV निकाल सकते हैं ना, क्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो WDV। ठीक है। अभी टोटल कीजिए 35,000, 6,750 एंड 28,250। ओके। अभी इसको लिखना है स्टेटमेंट में, ये ग्रॉस वाला अमाउंट ग्रॉस के कॉलम में जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट डेप्रिसिएशन के कॉलम में जाएगा और WDV वाला इसमें। अदरवाइज ये दोनों इसमें से माइनस करेंगे तो भी उतना ही आएगा ना WDV बोलेंगे तो। ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन द एसेट्स? चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट। इधर जाके देखने का इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, डेबिट साइड में। हाँ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ना, तो इट विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 2000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2000 है ना, तो ये सिर्फ 2000 एक ही है, तो इसको लिखना है यहाँ पे। आउटर में, आउटर ये हो। एक्चुअली मैंने क्या किया है पता है, मैंने ये जब ये अभी मैं ये इसको इधर लिखूंगा ना, ये काफ़ी दूर दिखेगा। इसके लिए मैं ये बनाने के बाद है ना, मैं इसको इनर और इसको आउटर लेके चलता हूँ। ठीक है ना। ओके। चलिए प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो गया ना। नाउ सी नेक्स्ट हेड क्या है अपना, लोन्स एंड एडवांसेस। अभी एक मिनट यहाँ पे देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस में है ना, ट्रायल बैलेंस में एक चीज़ है जो हिडन है, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा एक चीज़, और दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस में देखने का कि कुछ प्रीपेड का एडजस्टमेंट दिया है क्या, तो क्या प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 में प्रीपेड भी दिया है ना। ओके। और एक प्रीपेड किस में है पता है, एडवर्टाइजमेंट में। ये कैसे लिखना है पता है, एडवर्टाइजमेंट कितना है 4000, कितना है 4000, लेकिन कितने ईयर का है 4 ईयर्स का। कितने ईयर का है 4 ईयर्स का, राइट। लेकिन अपना फाइनल अकाउंट एक ही साल का होता है ना,
तो 4000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना, 1000 रुपया। कितना है, 1000। लेकिन उसने पेमेंट कितना किया है, 4000। कितना पेमेंट किया है, 4000। इसका मतलब एक्चुअल 1000 ही है ना, तो कितना उसने एडवांस में पे किया है, 3000। इज इट क्लियर? तो 3000 प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड। इसका जब हम लोग एक्सपेंस वाला बताएंगे तो उसका इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट में माइनस करेंगे। लेस प्रीपेड 3000। 3000 कैसा है, क्लियर है ना? 4000 कितने साल का है, 4 साल का। तो एक साल का खर्चा 1000 रुपया, राइट। लेकिन उसने भरा कितना है, 4। तो कितना एक्स्ट्रा भरा है, जितना एक्स्ट्रा भरा है वो प्रीपेड है ना, तो वो 3000 प्रीपेड है, राइट। तो वो इसमें आएगा लोन्स एंड एडवांसेस में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना आया, 3000 शेड्यूल में। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3000। फिर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के बाद एडजस्टमेंट में से लेना है, बाकी नहीं है ट्रायल बैलेंस में। क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, कितना है, 100। तो वो भी यहाँ पे लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 100। प्रीपेड इंश्योरेंस 100। दोनों मिला के कितना हुआ, 3100। तो ये 3100 कहाँ पे चला जाएगा, स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। तो शेड्यूल नंबर 7 पहले बनाइए, इन्वेंट्रीज। ओके, एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना पॉइंट नंबर 1 में, राइट। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 25, मार्केट प्राइस 30। तो क्या लिखेंगे, विच एवर इज लेस। तो लेस वाला 25 है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लेके जाएंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक 25। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल। तो इसका भी एक शेड्यूल बनेगा, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स स्लैश बिल्स रिसीवेबल। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिया है, स्टार्टिंग से। हाँ, डेटर्स 20,000 इनर में लिखिए। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है ना, तो 20,000 इनर में लिखिए। अभी डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट दिया है देखेंगे, क्या बोला है, राइट ऑफ ₹400 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले उसमें से न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे 400, राइट। माइनस करके आंसर कितना आएगा, 19,600। फिर वो 19,600 पे न्यू RDD कितना परसेंट बोला है, 3%। तो इस पे 3% लेके फिर फाइनल आंसर आउटर में लिखना है। ओके, न्यू बैड डेब्ट्स कितना है, 400। फिर 400 में से बचा कितना, 19,600। वो 19,600 पे कितना परसेंट लेंगे, 3%। ये दोनों भी एडजस्टमेंट वाला ही लेना है। ट्रायल बैलेंस वाला इफेक्ट हम लोग वो सेलिंग एक्सपेंस में दिखाएंगे। लेस न्यू RDD 3%, 588 आउटर कॉलम में 19012। ठीक है, इसको कहाँ लेके जाना है, स्टेटमेंट में। वन 19012। हाँ, डेटर्स में इनर में लिखना है
और फिर इसका एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट्स दिया है 400। न्यू मतलब जो एडजस्टमेंट में रहता है ना उसको न्यू बोलते हैं। तो पहले ये 400 माइनस करने का, 20,000 में से 400 माइनस किया तो 19,600 आया ना। फिर उसके बाद कितना परसेंट बोला, आरडीडी 3%। तो ये जो आंसर आया उस पर 3% कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलिए फिर स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसका भी शेड्यूल बनाइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेड्यूल नंबर 9 है ना। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखते हैं, कैश है ना, कितना है 3,000। इधर लिखिए कैश 3,000 आउटर में। एक ही है ना, इसको भी कहाँ लेके जाएंगे, स्टेटमेंट में। कितना था, 3,000। तो यहाँ पे अपना बैलेंस शीट का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी किसका बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। कीवर्ड याद है ना, इनकम का बोलिए क्या है, नो आइसक्रीम। और एक्सपेंस का, नहीं इसमें 3 नहीं है। पप्पा सीढ़ियों से गए। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए। ये डेटा मैं मिटा देता हूँ। इनकम, नेट टर्नओवर, नेट टर्नओवर, फिर अदर इनकम, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक टोटल। एक्सपेंस में इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। परचेस मेड फॉर रीसेल, हाँ ये पप्पा फिर सीडीओ से गए।
ठीक है, शैल वी स्टार्ट। चलिए सबसे पहले अभी किसका बनाएंगे, नेट टर्नओवर ना। शेड्यूल नंबर कितना आएगा, 10। वही शेड्यूल को कंटिन्यू करना है, तो शेड्यूल नंबर 10 बनाइए, नेट टर्नओवर। शेड्यूल नंबर 10 नेट टर्नओवर। नेट टर्नओवर में क्या आता है, सेल्स। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स, सेल्स पे मार्किंग है ना, इसका मतलब सेल्स का रिटर्न भी होगा, राइट। तो पहले इसको इनर में लिखिए, सेल्स कितना है 1,70,500। सेल्स यहाँ पे लिखिए 1,70,500 इनर में। ओके, इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है 700, तो सेल्स रिटर्न माइनस कर कीजिए, तो कितना आंसर आया 1,69,800। कहाँ जाएगा ये, स्टेटमेंट में। ठीक है, नेट टर्नओवर ना, $1,69,800। उसके बाद सॉरी, अदर इनकम। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 11 लिखिए, हेडिंग अदर इनकम। अभी देखिए अदर इनकम में हम लोग ने क्या क्या मार्किंग किया है, कमीशन है, रेंट है और मिसलिनियस इनकम, 3 चीजें है ना। कमीशन कितना है 1,000, हाँ आगे है वो, कमीशन 1,000 आउटर में लिखना है, रेंट भी 1,000 आउटर में, मिसलिनियस इनकम 2,000। ओके, और ये डिस्काउंट है ना क्रेडिट साइड में, कहाँ पे है, इसके लिए इनकम में जा रहा है। अगर डेबिट में होता तो सेलिंग एक्सपेंस में आता था। ओके, डिस्काउंट कितना है 300। चलिए कमीशन 1,000, रेंट 1,000, मिसलिनियस इनकम 2,000, डिस्काउंट 300, टोटल कितना हो रहा है 4,300। कहाँ जाएगा ये, स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको 4,300। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। शेड्यूल नंबर 12, हाँ शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल नंबर 12 बनाइए, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। ओके, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में मिलेगा 25,000, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। कितना है ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखा है ना 20, हाँ ओपनिंग स्टॉक लिखिए 20। कितना आंसर आया 5। कहाँ जाएगा ये, स्टेटमेंट में। ओके, इधर लिखिए स्टेटमेंट में, टोटल वगैरह बाद में करेंगे हम लोग, राइट। टोटल को छोड़ दीजिए फिलहाल। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस में परचेस मेड फॉर रीसेल, तो इसका शेड्यूल आएगा ना, शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 परचेज मेड फॉर रीसेल। ओके, अभी इसमें देखिए, यहां से देखना है अपने को, परचेज है ना
कितना 1,30,000 इनर में लिखने का, और उस पर रिटर्न है कितना 3,200। पहले ये दो चीज़ लिखिए, उसके बाद एडजस्टमेंट में भी कुछ दिया है, उसका भी इफेक्ट इसमें जाएगा। परचेस 1,30,000 लेस परचेस रिटर्न 3,200 लेस परचेस रिटर्न 3,200। ये ट्रायल बैलेंस से लिया ना हमने। अभी एडजस्टमेंट में देखिए, ये वाला एडजस्टमेंट था ना, क्या था, गुड्स विड्रॉन। गुड्स विड्रॉन ये है ना, डी हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500, दैट इज कॉल्ड गुड्स विड्रॉन बाय डी। तो वो भी इससे माइनस करने का, लेस गुड्स विड्रॉन बाय डी, लेस गुड्स विड्रॉन बाय डी कितना 500। तो इसका फाइनल आंसर 1,26,300। कहाँ जाएगा ये, स्टेटमेंट में, इनकम में नहीं, एक्सपेंस में ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पर्सोनल एक्सपेंस मतलब सैलरी वेजेस वगैरह। तो इधर मार्किंग है ना पर्सोनल का, ठीक है। तो अपने को एक बनाना पड़ेगा पर्सोनल, शेड्यूल नंबर 14, पर्सोनल एक्सपेंसेस। पर्सनल में सबसे पहले क्या जाएगा, वेजेस। क्या जाएगा, वेजेस दिया है ना पहले, तो वेजेस विल गो इन इनर कॉलम, सॉरी इनर में नहीं, आउटर में। वेजेस पे एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस 6,000, उसके बाद सैलरी, सैलरी पे भी नहीं है ना एडजस्टमेंट, ठीक है, तो वो भी आउटर में जाएगा। सैलरी 3,000, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये भी स्टाफ को ही बिलोंग करता है ना। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, जितना प्रोविडेंट फंड वर्कर का जाता है ना, उतना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी डालता है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। टोटल कितना हो रहा है 9,500। तो इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में, राइट। ओके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इधर देखने का मार्किंग है क्या, कोई इधर होगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव का मार्किंग, अगर होगा तो दिख रहा है, नहीं है ना, तो डैश करने का, एक बार जाके चेक कर लेने का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में मैंने बताया ना क्या क्या आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस चलाने का जो खर्चा आता है ना वो, अगर इवन लीगल चार्जेस भी है तो भी वो उसमें जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव को डैश कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस देखिए कि है ना सेलिंग एक्सपेंस, तो शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15। सबसे पहला क्या है, रॉयल्टीज ऑन सेल्स, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग ये रहते हैं ना, प्रिंटर वगैरह बुक बनाते, तो वो बुक ऑथर ने लिखा होता है ना, तो वो ऑथर को क्या पे करते हैं, रॉयल्टी। ओके, कभी कभी लमसम पे करते हैं, कभी इस पे भी पे करते हैं, जितना बुक बिकेगा उसके हिसाब से। ओके, सो इसके लिए ये सेलिंग एक्सपेंस है, रॉयल्टी ऑन सेल्स। ओके, रॉयल्टी ऑन सेल्स के बाद में नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट। कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसको इनर में लिखने का, एडवर्टाइजमेंट को इनर में लिखने का 4,000, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे बताइए, 4 साल का है ना,
तो इसको 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है ना वो आउटर कॉलम में लिख दो। 4 से डिवाइड करके कितना आंसर आता है? 1000 आता है ना। नेक्स्ट लाइन में 1000 आउटर कॉलम में लिखो, 4000 के नीचे, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक साल का ही खर्चा अकाउंट में आता है ना, लेकिन उसने दिया 4000 है, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया है? 3000। तो जो एक्स्ट्रा पे किया उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। क्या बोलेंगे? प्रीपेड। ठीक है। इसका एक इफेक्ट हम लोग ने दिया है ना ऑलरेडी, लोन्स एंड एडवांसेस में। किस में दिया है? लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है, ओके। उसके बाद वो जो बैड डेब्ट्स है ना, उसका भी इफेक्ट इसी में आता है। हम लोग ने डेटर्स पे बैड डेब्ट्स निकाले हैं ना, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। कितना है न्यू बैड डेब्ट्स? 400 निकाले ना। डेटर्स में देखिए, डेटर्स में ऊपर, इधर किधर गया? ये न्यू बैड डेब्ट्स 400 है और न्यू आरडीडी कितना है? 588। तो वो यहाँ पे लिखने का न्यू बैड डेब्ट्स कितना? 400 और न्यू आरडीडी 588। ओके। इसमें से ये 988 होता है ना, 988 हालांकि इधर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग ने एक ओल्ड आरडीडी रखा है ना, ये वाला कितना है? वो 500। ये ओल्ड आरडीडी इसमें से माइनस होगा, लेस ओल्ड आरडीडी कितना? 500। तो ये 988 में से अगर 500 माइनस हुआ तो इसका आंसर कितना आएगा? 488। 488। ठीक है। न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी ऐड करने का, ओल्ड आरडीडी माइनस करने का। 488 आया। अब सेलिंग एक्सपेंस का टोटल करो, 2488। सेलिंग एक्सपेंस का टोटल 2488 इधर आएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अभी देखिए, इंश्योरेंस अभी तक नहीं था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में दिया है शायद, है ना। तो उसको भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना, और उस पर एक मार्किंग है, राइट। तो किधर आएगा? इनर में। शेड्यूल का नंबर 16। इंश्योरेंस एक्सपेंस इनर कॉलम में लिखो 500। इनर कॉलम में लिखो 500। इंश्योरेंस इनर कॉलम 500। ठीक है। इसका एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है इंश्योरेंस का। क्या बोला है? प्रीपेड। क्या बोला है? प्रीपेड। तो प्रीपेड माइनस होता है ना, लेस प्रीपेड 100, आउटर कॉलम में 400, लेस प्रीपेड 100, आउटर कॉलम में 400। कहाँ जाएगा ये? शेड्यूल में लिखने का, स्टेटमेंट में लिखने का ना। कितना है? 400। चलिए, नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन नंबर 17। तो यहाँ पे बनाइए 17 नंबर, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ऊपर बनाया ना हम लोग ने, ये इसमें फिक्स एसेट्स वाले में किस पे था डेप्रिसिएशन? पहला, हाँ, कितना है मशीनरी का डेप्रिसिएशन? 6000। ओके। और फर्नीचर का 750। वही यहाँ पे लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6000, depreciation on machinery 6000, and depreciation on furniture 750।
depreciation on machinery 6,000 and depreciation on furniture 750. दोनों मिला के कितना हो गया? 6,750. $6,750. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट दिया है क्या इधर डेबिट साइड में? इंटरेस्ट नहीं है. अदर एक्सपेंस भी नहीं है. अदर एक्सपेंस भी नहीं है. उसको क्या करने का? डैश. ठीक है. चलिए अभी टोटलिंग कीजिए और मुझे बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको. पहले इनकम का टोटल कीजिए. इनकम का पहले इनकम का टोटल. टोटल मैंने किया नहीं, आप लोग को ही करना है. कितना रहा इनकम का? पहले इनकम का टोटल आया सबका, राइट. एक्सपेंस का कितना आ रहा है? 1,45,438. बाकी लोगों का ठीक है, वो रहने तो बजने तो चलेगा. $1,45,438. ठीक है. चलिए प्रॉफिट निकालिए कितना है? $33,662. इसको क्या लिखेंगे? नंबर 3, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. इसका शेड्यूल बनेगा ना? शेड्यूल नंबर 18. लेकिन इजी है ये. कंपनी के कंपैरिजन में बहुत इजी है. चलिए इसका शेड्यूल बनाइए. हाफ हाफ बांटना है ना? इक्वली बोला है ना? और अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो भी इक्वली बांटने का. वन 16831 16831 16831. कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट? बोलिए. कंट्रीब्यूशन में एक लाइन छोड़ा था ना हम लोग ने, उसमें ऐड करेंगे ना ऊपर, राइट. ऐड नेट प्रॉफिट. वन 16831. दूसरे का भी उतना ही है ना? $16,831.
इसका फाइनल आंसर फाइनल आंसर क्या आया? 58,162। कहाँ जाएगा ये? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में। फिर फाइनल टोटल चेक करो, टैली हो रहा है क्या? इसने लिखा नहीं है, शायद लेट आ गया जिसके लिए। हाँ बोलिए। शेड्यूल नंबर 17। हाँ ये है ना डेप्रिसिएशन वाला। हाँ टैली हो रहा है बाकी लोगों का? मैंने नहीं किया, टोटलिंग करने का बाकी है। तो अभी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? ये कंट्रीब्यूशन का आंसर कितना था बोलिए? कंट्रीब्यूशन लेट मी चेक द टोटल। पेपर नहीं चेक किया मैंने आज। पेपर नहीं चेक हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और 2 समझे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अभी सुनिए मेरी बात, ये सैटरडे को है ना आप लोग का ये टाइप 1 का टेस्ट होगा। इसमें एक सम और बाकी है, वो मैं ट्यूसडे मैंने 2 दिन आपका लेक्चर नहीं है। थर्सडे को लेक्चर है ना, थर्सडे को एक सम मैं करा दूंगा। ओके फाइनल ये वाला फाइनल अकाउंट में टाइप 1 मतलब LLP में टाइप 1 जिसमें फाइनल अकाउंट बनता है। ओके तो 5 में से कोई भी एक सम आएगा एग्जाम में। फाइन हाँ इसमें से ही। और नेक्स्ट भी मतलब उसके बाद फिर हम लोग LLP ही रहेगा चैप्टर, लेकिन उसमें जब नॉर्मल पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे अकाउंटिंग करता है वो करना है। ठीक है हाँ नहीं मेरे को रात को जाना है अहमदाबाद। ओके ऑनलाइन बोलते तो मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ, ऑनलाइन ले लेता हूँ। शादी में क्योंकि वैसा कुछ है नहीं, शादी शाम को रहेगा, सुबह में वैसे कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मिठाई बचेगा तो बबलू के लिए मिठाई। अभी ये ऐसा देखो खाने का अरबाज के और नाम किसका ले रहा है? बबलू का। बचेगा तो बबलू के लिए मिठाई लेके आना। क्या खाए? एक्चुअली क्या है नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी वो होम मिनिस्टर के भाई के लड़के का शादी है, और कोई रहता तो मैं स्किप भी कर सकता। इसके लिए उनको पहले ही भेज दिया मैंने। आज
खुशबू, तुम्हारी बुक बताओ, क्यों लेट हो गया था इसके लिए? और एक साथ कर देगा ना, किसको एक साथ इसको ही कर देगा ना। वो एक्चुअली कैसा है, लेट हो गई तो उसका फॉर्मेट छूट गया ना, इसके लिए उसने कंप्लीट अभी शुरू किया। जो सेकंड जो सेकंड वाले है ना, सेकंड वाले से मैंने भी स्टार्ट किया। अभी वो लेकिन घर पे आके बना लेना पूरा। किधर था तुम लोग का इवेंट? थाने में। क्या इवेंट? थाने में वो सुलोचना स्कूल कौन सी सुलोचना देवी मैराथन सिंगानिया स्कूल अच्छा। है ना, वो चैरिटी का था पर ओके। कितने लोग आए थे? 5,000 लोग आए थे। तो तुम लोग के कैटरिंग वाले को ऑर्डर दिया था? नहीं, हम लोगों से भी दूसरे लोग से काम करवाने का था। ये तो सो गया था सर रात में। सोने का पैसा